वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीलिंग वाइल हसलिंग। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम ज्योग्राफी के कुछ पीवाईक्यू करेंगे जो यूपीपीएससी एग्जाम में कुछ आए हुए हैं। जो भी यूपीपीएससी जो कमीशन है वो जितने भी एग्जाम्स कराता है उसमें जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है आज हम करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये आने वाले यूपीपीएससी एग्जाम 2026 प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, आप लोग जब पेपर देंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट को, इनमें से कौन से स्टेट को जो है क्रॉस नहीं करती है। ये आपको पता होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पोजीशन है, यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इनमें से किन स्टेट से होके गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, यानी मणिपुर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। तो फिर कहाँ से गुजरती है, कौन से स्टेट से गुजरती है? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है। कितने स्टेट से होकर गुजरती है? 8 स्टेट से होकर गुजरती है। क्या क्या नाम है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। ठीक है, इन 8 स्टेट से होके गुजरती है। अब आप इनको याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा। हाँ, ये मैंने बचपन में याद की थी तो मुझे अब तक याद हो गई है ही। मतलब एम से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। अब पहले में वो पूछ रहा था किससे होके नहीं गुजरती है, अगला पूछ रहा है किससे होके गुजरती है। तो जैसे आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर लाई करती है। ठीक है, अर्थ पे हमारे। ठीक, तो ये पूछ रहा है कहाँ से होके गुजरती है, इनमें से कौन से स्टेट से होके गुजरती है। हमने भी याद किया, तो मध्य प्रदेश यस, त्रिपुरा यस, मिजोरम यस, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और आपको पता होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब कितनी, मतलब पूरा एकदम 50-50 नहीं, बट ऑलमोस्ट वो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है इंडिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ये हमसे पूछ रहा है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, ये आपको पता होगा। एंड इंडिया इज सेकेंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया सेकेंड पॉपुलस, जब ये क्वेश्चन किया गया था तब इंडिया सेकेंड पॉपुलस कंट्री थी, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ये क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड्स फॉर अराउंड 15,200 किलोमीटर। तो ये आंसर भी, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसका जो रॉन्ग आंसर होगा ये होगा, ये कह रहा है द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन इट्स मिजोरम स्टेट। तो ये कह रहा है कि जो अर्लीस्ट सनराइज देखा जाता है इंडिया में वो कहाँ पर होता है? मिजोरम में होता है। नहीं, ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि इंडिया में जो अर्लीस्ट सनराइज होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के भी अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अंजाव डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है आपका, द 9 डिग्री चैनल इज लोकेटेड। अब पहले मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, जिसे 9 डिग्री 10 डिग्री क्या, ये देखो, ये है 9 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये इनकी पोजीशन है। इस तरफ 8 डिग्री है, इस तरफ 9 डिग्री है। यहाँ लक्षद्वीप आपके आइलैंड्स है, एंड यहाँ पे ये आपके अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन के अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार आइलैंड। अब एक बात बताओ, निकोबार आइलैंड्स तो इस तरफ है जहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, यानी 9 डिग्री चैनल इस तरफ है, यानी इनमें से तो कोई सा भी नहीं होगा ना। इसका आंसर हो जाएगा कवरत्ती एंड मिनिकोय। ये तो सिर्फ मतलब मैप थोड़ी लेके जाओगे आप एग्जाम में, ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया। बाकी आपको याद ही करना पड़ेगा, और अब शायद थोड़ा सा याद भी हो जाए
कि 9 और 8 डिग्री चैनल तो आपके इस तरफ है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा भी दे भाई निकोबार के साथ आपको ये ऑप्शन दो, तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाओगे ना, क्योंकि जो कवारत्ती और मिनिकोय आइलैंड है उनके बीच में 9 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, उनके बीच में 9 डिग्री चैनल पड़ता है। जैसे इसने दे रखा है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है मिनिकोय को मालदीव आइलैंड से। ठीक है, मिनिकोय को मालदीव आइलैंड से अलग करता है। जो 9 डिग्री है ये मिनिकोय को लक्षद्वीप ग्रुप से भी अलग करता है। जो 10 डिग्री है ये अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देख लिया कि चैनल के मतलब हमने लोकेशंस देख ली कौन सा चैनल कहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन जैसे मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता था कि इनको ऐसे 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल क्यों कहा जाता है। तो इसका बहुत सिंपल कारण है कि इसको 8 डिग्री चैनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, मतलब ये 9 डिग्री लैटिट्यूड पर है और ये 10 डिग्री लैटिट्यूड पर है, इसलिए इनको 10 डिग्री 8 डिग्री चैनल इनके नाम पड़े हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अभी ना ये आएगा इसमें क्योंकि क्वेश्चन आ गए, तो आप इनकी थोड़ी पोजीशन देख सकते हो। ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, और ये आपका पोर्ट ब्लेयर है यहाँ इसकी कैपिटल। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपकी लोकेशंस है, क्योंकि इन लोकेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following pairs of island is separated from each other by 10 degree channel? तो ये हमने अभी देखा। तो किस कौन कौन से आइलैंड्स को अलग करता है 10 डिग्री चैनल? इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम निकोबार? अगेन मतलब यहाँ इसने मतलब चैनल का नाम दे दिया कि 10 डिग्री चैनल किन किन आइलैंड को अलग करता है। अगले में इसने पूछ लिया कि इन आइलैंड्स को कौन सा चैनल अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग अलग करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास वाली सिटी कौन सी है, ये इसमें से पूछ रहा है। तो जबलपुर जो आपका एमपी में है, अहमदाबाद जो गुजरात में है, उज्जैन ये भी आपका एमपी में है, और वाराणसी आपका यूपी में है। तो इन चारों में जो है जो सबसे पास में जो नियरेस्ट है टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सिटी है आपकी जबलपुर। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे मध्य प्रदेश की 3 सिटी होकर गुजरती है, एक जबलपुर, एक रायसेन और एक विदिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अब आप इसमें आंसर मार्क करेंगे जबलपुर, लेकिन इसका आंसर जबलपुर नहीं है, यहाँ पे गांधीनगर है। देखो, क्योंकि अगर पूछे जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी, इनकी लोकेशन को अकॉर्डिंग पूछे तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास में है वो है जबलपुर। ठीक है, लेकिन जबलपुर से भी ज़्यादा नियरेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है? गांधीनगर हो जाती है, गांधीनगर जो कि गुजरात में है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ना सबसे पास में 3 सिटी है जिनकी जो क्रोनोलॉजी मतलब जो इनका आप ऑर्डर कह सकते हो, तो सबसे पास में उसकी गांधीनगर है। तो ऑप्शन में अगर गांधीनगर दिया गया है तो आप गांधीनगर लगाओगे, गांधीनगर नहीं दिया गया है तो आप जबलपुर लगाओगे। क्या लगाओगे? जबलपुर लगाओगे। और अगर जबलपुर भी नहीं दिया गया है तो आप अगरतला लगाओगे। ये इनकी क्रोनोलॉजी है पास होने की। उसके बाद उज्जैन है। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये उज्जैन है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज इन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सा स्टेट पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक, ये ना सब आपके मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लो या आप मैप याद कर सकते हो तो मैप कर लो। इसमें ऐसा समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये पोजिशनल केस है, मतलब आपको पोजीशंस याद रखनी है कि आपको जैसे थोड़ा बहुत पता होगा वही कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है और कैप्रिकॉर्न है। फिर आपको पता होगा कि मणिपुर इस तरफ है,
मतलब नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, मणिपुर हो गया, यहाँ पे झारखंड आपका यहाँ पर कहीं है थोड़ा सा, फिर आपका मिजोरम इस तरफ यहाँ पर है, त्रिपुरा आपका यहाँ पर है। तो ऐसे आपको पोजीशंस याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। बेसिकली आपको इंडिया मैप, एटलीस्ट आपको इंडिया का मैप तो याद होना चाहिए, और कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है, जो कि नहीं गुजरती है इंडिया से। बट मैं एक बात बता रही हूँ कि ये आपको उसकी थोड़ी थोड़ी पोजीशंस याद होनी चाहिए, ठीक। एटलीस्ट आपको स्टेट्स तो सारे याद होने चाहिए, एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं तो उन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, द मीटिंग पॉइंट ऑफ 80 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, यानी ये कह रहा है कि जहाँ पे 80 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलते हैं वो कौन से स्टेट में मिलते हैं। मीटिंग पॉइंट क्या है, तो उसका मीटिंग पॉइंट है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी से होके जो मीटिंग पॉइंट है 80 डिग्री लॉन्जिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, वो एमपी है। और इसी जगह को क्या कहते हैं, जबलपुर। एमपी में एमपी में अभी हमने कहाँ पर पढ़ा भाई, गरीब जो है ना वो अपनी आदत से गरीब है, जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर पे ये 80 डिग्री लॉन्जिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको पता होगा इन इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन वो होता है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम जोन मतलब डिसाइड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही हम अपना इंडिया का टाइम जोन डिसाइड करते हैं, ठीक। टाइम है उसको हम डिटरमाइन करते हैं उसी से, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि इस मतलब कितने डिग्री पर है ये, तो ये 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर लोकेटेड है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है हमारी। और ये एक क्वेश्चन इसके लिए आता है शायद, हाँ आगे शायद ये क्वेश्चन होगा भी, हाँ यही है। तो इसमें ये कौन से सिटी से होके गुजरती है, मतलब ये पास थ्रू होके गुजरती है कौन से स्टेट से, यूपी से, यूपी से गुजरती है, और यूपी के मिर्ज़ापुर, हाँ वही मुन्ना भैया वाला मिर्ज़ापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वही, विच, अब देखना आप रिपीटेशन देखो, आप कहते हो ना रिपीटेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इन्होंने पूछ ली, लोकेशन पूछ ली। अब अगले साल में इसने फिर क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पहले प्लेस इज लोकेटेड नियरेस्ट टू द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। अब जब वो उस पर्टिकुलर सिटी से होके गुजर रही है तो सबसे ज़्यादा पास तो वो उसी के होगी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर, जो कि आपके यूपी में है। तो इसने पूछा है कि सबसे पास में से कौन सी सिटी में से, मतलब सबसे पास कौन सी सिटीज़ में पड़ती है, कौन सी जगह इसके सबसे पास में है, तो ऑब्वियसली मिर्ज़ापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन व्हाट वुड बी लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। ये कह रहा है जब IST मेरिडियन पर दोपहर हो रही होगी तो 120 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर क्या लोकल टाइम रहेगा, ठीक। तो ये कितने पे पूछ रहा है, 120 पे पूछ रहा है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पे कितना होता है, 82 डिग्री यानी 30 मिनट होता है। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 37.5 डिग्री। आपको पता होगा 1 डिग्री में कितने मिनट होती है, 4 मिनट होती है, ठीक। इसको हम 4 से जब इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा लगभग क्या पूरा ही आ जाएगा 150 मिनट, जिसका मतलब होता है 2 आवर 30 मिनट्स। तो यहाँ पे नून हो रहा है, नून मतलब 12 बजे हुए हैं, तो 12 में अगर हम 2.5 घंटे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14:30, ठीक है, यानी कि 2:30 यानी 2:30 बज रहा होगा PM, ठीक है। हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें वो कोई भी डिग्री दे दे और ये दे दे हमारा टाइम, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के गाड़ी, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, जो हमारी IST है वो कहाँ से पास नहीं होती है। देखो आपको ना 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि ट्रॉपिक, एक तो मतलब इंडियन ज्योग्राफी में और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन स्टेट से गुजरती है,
फिर वो वर्ल्ड में कौन सी कंट्रीज से गुजरती है। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन वर्ल्ड में किन कंट्रीज से गुजरती है, क्योंकि इंडिया में तो कहीं पे पास होती नहीं है। ऐसे ही आपको इक्वेटर याद करना पड़ेगा, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से निकलती है। अब अगर हम, क्योंकि अब यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो इंडिया में ये पूछ रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कौन कौन से स्टेट से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि ऐसे इंडिया का मैप है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग। तो ये IST है, ये ऐसे गुजरती है, ऐसे है, ऐसे नहीं मानना इसको, ये ऐसे है। ठीक है, तो जब ये ऐसे गुजर रही है तो ये इन स्टेट से होके गुजरेगी, कुछ कुछ जो इधर पड़ते होंगे, और महाराष्ट्र आपका इस तरफ पड़ जाता है, तो ये इससे नहीं गुजरती है। ये तो मैंने इसकी आपको पोजिशनल वैल्यू बता दी। अब ये जिससे होके नहीं गुजरती है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन ये किस किस से होके गुजरती है, तो जो हमारी IST है ये 5 स्टेट से होके गुजरती है। कितने स्टेट से? 5 स्टेट से। कौन कौन से? अपना यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, कभी इसको अरुणाचल प्रदेश समझो। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे गुजरती है। तो ये देखो, आपको पता है आपका यूपी इधर है कहीं, फिर यहाँ थोड़ा सा MP इस तरफ है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, यहाँ पे फिर उड़ीसा आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऐसे गुजरती है, वर्टिकल लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्जिट्यूड लाइन IS ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू विथ सिटी। कौन सी सिटी से होकर गुजरती है? ये हमने स्टेट याद कर लिया, अब इसने सिटी भी पूछ ली। तो हमने अभी याद किया कि 5 स्टेट से होके गुजरती है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम इसमें निकाले तो एक तो दिल्ली नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली था ही नहीं उस स्टेट में। नागपुर नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं था। पटना भी, पटना ऐसे, क्योंकि बिहार नहीं है तो पटना भी नहीं होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ये क्वेश्चन ना बहुत पहले किया गया था, मतलब ये ना आई थिंक 90s के टाइम का शायद क्वेश्चन है, जहाँ तक मतलब 2000 पहले से पहले का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा था ना कि ये क्वेश्चन, तो उस टाइम से पहले का है। तो उस टाइम पे क्या था, इसका आंसर इसे इलाहाबाद ही दिया गया है, और इलाहाबाद ही इसका आंसर है। लेकिन अभी क्या है, इसका जो मतलब जो इंडियन प्लेट है उसके मूवमेंट के कारण जो है ये थोड़ी चेंज हो चुकी है। इसकी मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो इंडियन प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है, तो उस मूवमेंट के कारण इसकी पोजीशंस जो है थोड़ी चेंज हो चुकी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सन राइजेस एट तिराप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM, देन व्हाट टाइम IST द टाइम विल राइज इन कांदला इन गुजरात। अच्छा, ये तो आई होप सबको पता होगा है कि जो ईस्ट में टाइम है वो वेस्ट के टाइम से 2 घंटे पहले है, मतलब वेस्ट में 2 घंटे बाद चीज़ें होती है। यानी अगर यहाँ 5 बज रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में जो सूरज है वो 7 बजे उगेगा, यानी 2 घंटे बाद वहाँ पे जो है सूरज राइज होता है गुजरात में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Will be the time of what will be the difference of time in hours between the most western village of Gujarat and Wellong located at the most eastern end of Arunachal प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे। वो यही पूछ रहा है कि गुजरात का एक गांव है और जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया, इस मोस्ट ईस्टर्न एंड है अरुणाचल प्रदेश का, वेलोंग लोकेटेड है, उन दोनों के बीच में क्या टाइम डिफरेंस होगा। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि उसमें 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। ठीक, कोई भी विलेज हो, कुछ भी हो, अगर मोस्टर्न ईस्ट एरिया इसका है, ईस्टर्न मोस्ट एरिया अरुणाचल प्रदेश का है, इधर गुजरात का है, तो उन दोनों के टाइम जोन में, उनके दोनों की टाइमिंग में, लोकल टाइमिंग में 2 घंटे का अंतर होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द सन अपीयर्स फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी स्टेट में
सन दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश हमने अभी पढ़ा था अंजाव डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। आई होप सबको पता होगा, सबको पता होगा। ठीक, तो फिर हाँ, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो कन्याकुमारी है, फिर कन्याकुमारी क्या है? जो कन्याकुमारी है वो मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। मतलब जो सिर्फ इंडिया की लैंड है ना, सिर्फ मेनलैंड है, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट एरिया है कन्याकुमारी, मेनलैंड इंडिया का। ठीक। फिर रामेश्वरम क्या है? रामेश्वरम जो है वो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है, जो कि एक रिलीजियस प्लेस भी है हिंदुओं के लिए, ये तो आई होप सबको पता ही होगा। और यहीं पे पॉइंट कैलेमर भी है, ये मतलब यहीं पे है, रामेश्वरम पर ही है। तो रामेश्वरम जो है वो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में लोकेटेड है, और यहीं पर है पॉइंट कैलीमेयर, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, along which one of the following meridian did India experience the first light of the sunrise of the new millennium? यानी ये पूछ रहा है कि इंडिया में किस मेरिडियम पर न्यू मिलेनियम होगा। जब न्यू मिलेनियम का मतलब हो जाता है जब नया साल होगा, जैसे 2001 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी को इस ईयर में या किसी भी मिलेनियम ईयर में 1 जनवरी को जो इंडिया में है, किस मेरिडियन पर सबसे पहले लाइट पड़ेगी, सनराइज सबसे पहले किस मेरिडियन पे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ठीक, तो अब इसमें अगर आप देखोगे कि ये तो वेस्ट में है, तो ये इंडिया की मेरिडियन है ही नहीं, मतलब मेरिडियन मतलब लॉन्जिट्यूड। ठीक है, इंडिया का लॉन्ज मतलब आपको पता होगा, ये ऐसे वाली जो लाइंस होती है वो लैटिट्यूड होती है, और जो ऐसे वाली लाइंस होती है वो लॉन्जिट्यूड होती है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे वाली लाइन यानी जो लॉन्जिट्यूड्स है उनमें से कौन सी पे सबसे पहले, जो इंडिया में आती है, कौन सी में सबसे पहले सनराइज होगा, तब उस पर सबसे पहले लाइट पड़ेगी। तो ये तो वेस्ट में है 2 डिग्री वाली या 30 मिनट वाली, ये तो इंडिया में है ही नहीं। ये इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, तो मे बी ये हो सकती है। ठीक है, ये 92 वाली वेस्ट में है, तो ये भी नहीं होगी, और ये वाली ईस्ट में है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 92 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ईस्ट। अब ये क्यों हो जाएगा, देखो मैं एक बार आपको इंडिया की पोजीशन दिखाती हूँ। वी चेंज द कलर। इंडिया की पोजीशन अगर मैं दिखाऊं, देखो इंडिया की जो पोजीशन है वो आप यहाँ से देखना, 60 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, यानी इंडिया के जो लॉन्जिट्यूड्स है ना सबसे वेस्ट में, मतलब ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। सबसे वेस्ट में जो लॉन्जिट्यूड है वो ये है 60 डिग्री वाला, है ना। इंडिया का सबसे मतलब वेस्ट वाला जो लॉन्जिट्यूड पड़ता है वो इस तरफ पड़ता है, और जो सबसे ईस्ट वाला पड़ता है वो इस पे पड़ता है 97 डिग्री पे। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि जैसे ये वाली 82 वाली है, यहाँ ये वाली हमारी 82 है, तो ये पूछ रहा है कि मान लो सनलाइट इस पे सबसे पहले पड़ेगी, यहाँ सबसे पहले पड़ेगी, या इनके बीच में भी जो छोटी छोटी लाइन्स है उनमें सबसे पहले पड़ेगी। इंडिया की जितनी भी मेरिडियंस है सबसे पहले किस पर सनलाइट आएगी। अब ये क्वेश्चन वैसे इसने घुमा के दे दिया, लेकिन अगर आपको पता होगा तो ये एक दो पॉइंट से पहला एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता ही होगा जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, एक बात। दूसरी बात आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे पहले जो सनराइज होता है, क्योंकि ये पीवाई देखो, मतलब पीवाई क्यू देखो कैसे घुमा के दिया है। अभी हमने जो पीछे पीवाई क्यू पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा है कि कहाँ पर, अरे यार, कि कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है। तो आप एक बात बताओ, ये वाला 92 डिग्री ये तो आपका एलिमिनेट हो ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये तो इंडिया में पड़ता ही नहीं है, ये भी इंडिया में नहीं पड़ता, और ये वाला है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो कि बीच में पड़ती है, और इस सब 92 डिग्री 30 मिनट जो वाला है ये इस तरफ पड़ता है। तो आप एक बात बताओ, हमने पढ़ा कि ईस्ट में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है मतलब, और वहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है, तो
कहने का मतलब ये है कि क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और इंडिया की सबसे ईस्ट में मेरिडियन इधर ये वाली ईस्ट में पड़ती है, तो सबसे पहला जो सनराइज की जो लाइट होगी वो सबसे पहले ईस्ट में ही पड़ती है, क्योंकि सनराइज ऐसे पड़नी शुरू होती है, ऐसे 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 ऐसे, तब जाके वो गुजरात में पहुंचती है। 2 घंटे का इसी वजह से डिफरेंस आ जाता है। तो इसका आंसर इसलिए 90, यानी जितना बड़ा मेरिडियन ईस्ट की तरफ होगा वहां सबसे पहले सनराइज की लाइट, मतलब सूर्य की रोशनी सबसे पहले उसी मेरिडियन पर पहुंचेगी। समझे? इसका मेन मतलब ये था क्वेश्चन पूछने का। इसने क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि ईस्ट में, वही अरुणाचल प्रदेश वाली बात कि सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है और सबसे पहले सनराइज की लाइट कहाँ पड़ती है। तो कहीं ना कहीं यही पूछने की कोशिश कर रहा है ना कि ईस्ट में ही पड़ती है, क्योंकि इसने ऑप्शन में सिर्फ यही एक ईस्ट दिया है, बाकी जो दिया है ईस्ट वो ये वाला दिया है, वेस्ट दिया है, जो कि इंडिया की मेरिडियन है ही नहीं। आई होप आप ये मेरा पॉइंट यहाँ समझ गए होंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप आगे भी, मतलब अगर आएंगे कभी भविष्य में, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं ये देख के। मतलब आपको ये याद रखना है कि जितनी बड़ी लॉन्जिट्यूड होगी और वो जितनी ईस्ट में होगी, सबसे पहले सनराइज उसी पे पड़ेगी, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि रेड क्लिफ लाइन डिफाइंस बाउंड्री बिटवीन। अब रेड क्लिफ लाइन तो आई होप सभी ने पढ़ी होगी, सभी को पता होगी। लाइन डिफाइंस बाउंड्री बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन किन किन दो देशों के बीच में है? ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी अगर हम देखें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी है, तो 38 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये PYQ है, ठीक। और USA एंड कनाडा, ये क्वेश्चन तो UPPCS के 2024 में आया था और ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। 49 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक। और इंडिया और चाइना मैकमोहन लाइन, ठीक। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिसाइडेड बाय। देखो सेम क्वेश्चन इसने पूछा, ये क्वेश्चन मतलब अलग तरीके से पूछा। इसने पूछा रेड, इसमें ये मतलब बहुत क्वेश्चंस में ऐसे करता है, एक बार उसका नाम पूछ लेगा, एक बार उसको नाम किसने दिया वो पूछ लेगा। अब इस वाले में इसने पूछा रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में बाउंड्री है, और इस वाले में पूछा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है। तो ऑब्वियसली रेड क्लिफ लाइन इसका ये लाइन नाम हो जाएगा। ड्यूरन लाइन आपको पता होगा, अफगानिस्तान, है ना। अगेन ये याद, देखो ये आ गया, ड्यूरन लाइन डिटरमाइंस द बाउंड्री ऑफ इंडिया विद। अब बताओ, अगर आपने यहाँ पे, हमने जैसे मान लो ये मैंने आपको करवा दिया यहाँ पे, ये ड्यूरन लाइन आपने पढ़ लिया यहाँ से, अगली बार ये क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे। तो ड्यूरन लाइन डिटरमाइंस द बाउंड्री ऑफ इंडिया विद अफगानिस्तान, ठीक। Which of the following union territory of India is the smallest in terms of area? अच्छा, यूनियन टेरिटरीज का ना वो पूछता है, कुछ का एरिया पूछता है कि मतलब एरिया में वो पूछ रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो आपको ना कुछ टेरिटरीज जो है आपकी, जो कुछ यूटीज है उसके एटलीस्ट 5 जो है स्क्वायर, मतलब एरिया वाइज आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे जो सबसे बड़ी है वो है लद्दाख, ठीक। फिर आती है जम्मू कश्मीर, फिर आती है अंडमान एंड निकोबार, फिर आपका दिल्ली, फिर आपका दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो आप टॉप 5 तो आप याद ही रख सकते हो। सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर 5वें नंबर पे ये, और सबसे छोटी आपकी लक्षद्वीप है जिसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट इन एरिया। अभी वही हमने पीछे जो पढ़ा, तो इन सब में देखो ओवरऑल पूछे सबसे लार्जेस्ट, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जाना है हमें। अगर इसमें क्योंकि लक्षद्वीप था तो इसमें सबसे छोटा लक्षद्वीप है। वैसे हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो एरिया में जो हमारी यूटी है वो लद्दाख है, लेकिन इसमें लद्दाख नहीं दिया, फिर जम्मू कश्मीर नहीं दिया, फिर इन्होंने दिल्ली नहीं दिया, ठीक।
तो चौथे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार दिया है, 4th नंबर पे आता है, और लक्षद्वीप तो सबसे छोटा है, आपको पता ही है। तो इसमें हम आंसर लगाएंगे अंडमान एंड निकोबार। इसमें अगर जब लद्दाख होता, जम्मू कश्मीर होता, तो हम जम्मू कश्मीर या लद्दाख लगाते, जो भी होता, ठीक। तो अंडमान निकोबार जो है 4th नंबर पे आता है आपका, सॉरी 3rd नंबर पे आता है, 4th नंबर पे दिल्ली आती है, 5th नंबर पे दीव, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली आता है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, अब देखो वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसने यूनियन टेरिटरी यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे इन सब में कौन सी है, दिल्ली है, ठीक है। मैच द लिस्ट, कैपिटल स्टेट दे रखे और कैपिटल दे रखे, मतलब ये तो इजी क्वेश्चन ही है, आपको पता होगा कि असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, ठीक। नागालैंड की आपकी कोहिमा हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की आपकी ईटानगर हो जाएगी, मेघालय की कैपिटल आपकी शिलोंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉरी बी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज फाउंडेड इन ईयर 1948? कौन सा स्टेट 1948 में कौन सा स्टेट स्थापित हुआ, फाउंड किया गया? अच्छा, आपको ये पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था, कुछ स्टेट्स थे, कुछ स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर बनाया गया था। वैसे ये क्वेश्चन ना थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा हाँ, ये ना कमीशन ने ड्रॉप कर दिया था। तो जो वेस्ट बंगाल है वो 1956 में बना, अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बना। फिर जो असम है वो भी 1956 में बना था। पंजाब आपका नवंबर 1966 में बना था। हरियाणा और पंजाब दोनों एक साथ बने थे, इन दोनों को अलग किया गया था, इसलिए बना था ये, ठीक है। 25 जनवरी को 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश बना था। तो ये इसमें से कोई सा भी नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। देखते हैं, द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ डज नॉट कनेक्ट्स, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है वो कौन सी स्टेट से नहीं लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक। ये तो पूरा आपका मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो क्या ही समझाए। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो कि देखो ये एमपी से लग रहा है, महाराष्ट्र से लग रहा है, तेलंगाना से ये यहाँ टच हो रहा है, और आंध्र प्रदेश से ये थोड़ा सा टच हो रहा है, और फिर ये यहाँ उड़ीसा से तो इतना टच है, बीच में झारखंड आ जाता है, इसलिए बिहार से इसका बॉर्डर टच नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और वो मैपिंग में ना क्वेश्चन पूछता है, तो मैपिंग में आपको क्वेश्चन, मतलब मैपिंग तो आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी कि ईस्ट में ये इनके, एक तो सबसे ज़्यादा वो इनका पूछता है कि स्टेट में किसका बॉर्डर किससे लगता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का। दूसरा ये पूछता है कि नेशनल बाउंड्री किस इंटरनेशनल बाउंड्री से लगती है, ठीक है, कि बांग्लादेश से कौन से स्टेट लगते हैं, भूटान से कौन से स्टेट्स लगते हैं, म्यांमार से कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान का पूछ लेगा आपका, और तिब्बत चाइना का पूछ लेता है, या नेपाल का, ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक। तो ये तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगला, नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ, ये पूछ रहा है एनसीआर। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि एनसीआर में इसमें से कौन कौन से स्टेट्स के पार्ट्स नहीं होते हैं, मतलब एनसीआर रीजन में कौन कौन से स्टेट्स नहीं आते हैं, है ना। तो एनसीआर होता क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एनसीआर है वो एक इंटर स्टेट रीजनल प्लानिंग है, यानी स्टेट्स के, इंटर स्टेट मतलब स्टेट्स के बीच की एक रीजनल प्लानिंग है, जो इन डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। मतलब किसके डेवलपमेंट के लिए, जो भी दिल्ली है ना, जो दिल्ली है उसका जितना भी एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब इस कैपिटल के आसपास की जितनी भी टेरिटरी है उस एरिया को एनसीआर कहा। उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी एक अच्छी प्लानिंग के लिए इन रीजन्स को नोटिफाई किया गया अलग से, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट्स को इन्होंने कवर किया है, तो इन्होंने कवर किया है हरियाणा, पंजाब, सॉरी पंजाब नहीं है इसमें, आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये देखो, अगर हम देखें यहाँ पे, अभी हमने देखा ये आपकी दिल्ली है, ये आपका दिल्ली रीजन है, और इसमें ये आपका दिल्ली रीजन है, और ये इसका हरियाणा, ये राजस्थान के कुछ ज़िले और यूपी के कुछ ज़िले, इसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं दिल्ली के,
इन जिलों में डेवलपमेंट करने के लिए एनसीआर रीजन बनाया गया। ठीक, तो इसके कुछ रीजंस है, जैसे आप क्योंकि ये यूपी पीसीएस का है तो मेनली तो आपको सबसे पहले यूपी के जिले आपको याद करने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए कि यूपी के कितने जिले, 8 जिले, 8 जिले मैं कह रही हूँ, 8 जिले जो है एनसीआर रीजन में आते हैं, दिल्ली के एनसीआर रीजन में आते हैं, जिसको इस प्लानिंग के अंदर रखा गया है, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आता है आपका, बुलंदशहर आता है, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर, 8 जिले रखे गए हैं। बाकी राजस्थान के सिर्फ 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। हरियाणा के 13 जिले इसमें रखे गए हैं इन्होंने, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, आपका चरखी दादरी जो है, महेंद्रगढ़ सॉरी, जींद और करनाल, इसमें 13 जिले रखे गए हैं। मेनली आपको यूपी के याद करने, क्योंकि हम यूपी का पेपर दे रहे हैं, तो यूपी के 8 जिले हैं, 8 जिले में मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी जो दिल्ली का जितना भी एनसीटी रीजन है, यानी नेशनल कैपिटल दिल्ली के भी वो रीजन जो उसके आसपास की टेरिटरी में आते हैं, वो सारा रीजन उसमें आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ, सारनाथ कौन सी स्टेट में आपके आता है? तो सारनाथ आपके आता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपके सारनाथ है, ये तो आई थिंक सभी को पता होगा। और ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, ये भी पता ही होगा, और ये वाराणसी में है। ठीक है, तो इस पे तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर रीजनल साइज। अच्छा, रीजनल साइंस के अकॉर्डिंग आप रीजनल साइज के अकॉर्डिंग, यानी कौन सा स्टेट कितना बड़ा है उसको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि घटते क्रम में। तो आपका सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाएगा आपका, मतलब रीजनल बेस यानी एरिया वाइज अगर हम देखें, साइज के अकॉर्डिंग हमें इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले है आपका श्री राजस्थान, सबसे बड़ा आपको पता है रीजन में राजस्थान है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, उसके बाद सबसे पहले आपका राजस्थान है, फिर आपका एमपी आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश है। और रीजन मतलब एरिया की मैं बात कर रही हूँ। एरिया में 4 नंबर पे आता है आपका यूपी, मतलब हमारा यूपी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3214, 3214। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया, यूज द कोड गिवन बिलो टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। इंडिया के बारे में इन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो हमें बताने हैं कौन से सही है कौन से सही नहीं है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये हमने अभी जो एक बहुत पीछे क्वेश्चन आया था उसमें पता था कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये तो सही नहीं होगा स्टेटमेंट। ये गया आपका, ये गया, यानी इससे पता चलता है कि आपका 2 तो ठीक है। अब देखना है, होल ऑफ इंडिया लाइज इन टोरिड जोन। अगर इंडिया टोरिड जोन, अच्छा मतलब टोरिड जोन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम किस लिए है, टोरिड जोन मतलब जोन होता अर्थ को समझने के लिए जोन्स में बांटा हुआ है। तो ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है उसको टोरिड जोन कहते हैं, यानी सबसे गर्म जो एरिया है वो ये होता है। सबसे ज्यादा गर्म जो होता है वो टोरिड जोन होता है, उसके ऊपर टेम्परेट जोन होता है, उसके बाद फ्रिज्ड जोन होता है, और इसी यहीं पे ट्रॉपिक्स होते हैं हमारे, इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन भी यहीं पे होता है। ठीक, और मैंने पढ़ाया है कि ईस्ट मेरिडियन यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो पीवाईक्यू से हम कितने अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ 2 स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भी पीवाईक्यू मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में, तो ये स्टेटमेंट आप निकाल देते और सेकंड वाला फिर आपको पता चलता ठीक हो जाता है। फिर 4th वाला भी हमारा पता था कि, क्योंकि हमने ये बहुत बार कर लिया कि इंडिया का जो टाइम है, जो हम निकालते हैं टाइम, जो कि इससे हमें टाइम, लोकल टाइम हम डिटरमाइन करते हैं, और ये कहाँ पर है, ये आपका मिर्ज़ापुर में है। और मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? हाँ जी, आपके यूपी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट कब बना, उसके फॉर्मेशन उसके फॉर्मेशन का, सॉरी गाइज मैं
हाँ, हिंदी मीडियम से हूँ तो थोड़ी कभी कभी बाहर आ जाती है मेरी खुद की हिंदी। तो द करेक्ट सीक्वेंस द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट कब बना, उसमें बताना है कौन से ईयर में बना था, कब ये बने थे। उसका डिसेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम, सॉरी घटता क्रम, डिसेंड डिसेंड होना, हाँ घटता क्रम होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। हरियाणा और पंजाब जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था 1966 में बना था। और आपको अगर याद होगा तो राजस्थान सबसे पहले बना था 1949 में बना था राजस्थान, ठीक है। उसके बाद ना इसकी टेरिटरीज को सेटअप किया गया था, जो इसकी टेरिटरी है उसको सेटअप किया गया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन 1949 में राजस्थान एग्जिस्ट करता था, ठीक। उसके बाद जो महाराष्ट्र बना था वो बना था 1960 में, ठीक। तो अब बस इसमें लगा दो आप इसको, सबसे पहले राजस्थान बना, फिर महाराष्ट्र बना, फिर हरियाणा बना और इसी दिन पंजाब बना था। पंजाब बना था, इससे ही अलग करके बनाया गया था ना पंजाब 1 नवंबर को। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही स्टेटमेंट इसमें बताना है। द बॉर्डर ऑफ एमपी टच 7 स्टेट्स, तो ये पूछ रहा है एमपी, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कुछ लोकेशंस, आपको जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टेट्स की लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए, कौन से स्टेट की बाउंड्री कौन से स्टेट को टच कर रही है, कौन से स्टेट की बाउंड्री कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रही है, ये याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है भोपाल इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखते हैं। द बॉर्डर ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब डज नॉट टच जम्मू एंड कश्मीर एनीवेयर, देयर इज नो नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। तो इस वाले को तो आप यहीं काट दो, क्योंकि अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कोई नहीं है तो फिर नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। फिर ये कह रहा है कि जो भोपाल लोकेटेड है वो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, वो नॉर्थ में नहीं, वो साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करता है। ये कह रहा है स्टेट ऑफ पंजाब जम्मू कश्मीर को कहीं भी टच नहीं करता है, जो कि गलत है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है, जब ये सही था मतलब स्टेटमेंट, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ जब तक बाइफोकेट नहीं हुआ था, जब तक छत्तीसगढ़ को मतलब बांटा नहीं गया था, तो तब ये 7 स्टेट्स में करता है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ बाइफोकेट हो गया उसके बाद से जो एमपी है वो सिर्फ 5 स्टेट्स के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। विच इज विच इज यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो अगर ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या है, अगर ये क्वेश्चन आज आता है तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर ये अकेले भी आता है तो भी ये गलत हो जाएगी, मतलब आप इसको रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम दैट ईयर ये क्वेश्चन ठीक था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन पूछ रहा है कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है। तो इसका आंसर है पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है। पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है तो फिर पारस कहाँ मिलेगा, पारस मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है पारस, महाराष्ट्र में है। अच्छा, इसका ये पूछा क्यों गया, देखो 2 चीज़ है इसमें, इन्होंने पारस ही क्यों दिया गलत एक चीज़, और बाकी ये सब चीज ये जगह है जिसे आपने सुनी नहीं होगी, बदरपुर सुनी भी हो शायद पर कम ही सुनी होगी, बदरपुर, हरदुआगंज, उत्तरन, ये कहाँ पर है। ये वाले ठीक है, इनकी लोकेशंस ठीक है, बट ऑल आर थर्मल पावर स्टेशंस। ये सब क्या है, ये थर्मल पावर स्टेशंस है। और इसमें पारस को इसलिए गलत किया क्योंकि पारस गलत था, नहीं पारस गलत नहीं था, क्योंकि ये जो थर्मल पावर जो सॉरी क्योंकि ये पारस थर्मल पावर स्टेशन है, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना है, इसलिए इसको गलत कर दिया गया, क्योंकि ये पुराने रीति रिवाजों का है, कंजर्वेटिव है, इसलिए इसको गलत कर दिया गया। तो ये वर्ल्ड का सबसे पुराना प्लांट है, वर्ल्ड का मैं कह रही हूँ आपका, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, नॉट ऑर्डिनरी प्लांट, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बाकी 3 की लोकेशंस भी आप याद करना,
क्योंकि ये क्वेश्चन ना ज़्यादा पुराना नहीं है, ऐसा नहीं कि ये 1857 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इन्होंने ये वाले पूछ लिया, बाकी के 3 पूछ लिया और फिर आ गया, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। देखो आप बाउंड्रीज आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है बाउंड्रीज से, तो ऑब्वियसली आपको आपका ये दायित्व बनता है कि आपको मैप तो याद ही कर लेना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आसाम। कौन सा स्टेट है जिसकी कॉमन बाउंड्री नहीं है म्यांमार के साथ, तो वो तो है आपका आसाम। ये तो आपने याद कर लिया, किसकी नहीं है। बाकी 3 आप यहीं के यहीं याद कर लो नाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। म्यांमार, अगर हम उसको याद कर सकते हैं, म्यांमार, म्यांमार किसको मार, नाग को मार। मान लो कोई सांप निकल गया, म्यांमार नाग को, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अरुण ने कोई नाग देखा और वो ऐसे राम राम करने लगा, ऐसे भगवान का नाम निकलता है ना एकदम राम राम, तो उसने बोला म्यांमार। देख लो यार, याद हो जाए तो, ठीक है। कि अरुण ने कोई नाग देखा, एकदम सांप देखते हैं ना, फिर कहते हैं म्यांमार मार मार मार, तो पहले उसके मुंह से एकदम निकलेगा ना हे भगवान हे राम ऐसे करके, तो वो निकला, फिर उसने बोला मयन को कि म्यांमार, ठीक है। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। अब देखो यहाँ पे यार म्यांमार के साथ पूछ लिया इसने बाउंड्री स्टेट्स, यहाँ पूछ रहा है अभी ये कि बांग्लादेश के साथ कौन सी स्टेट है जो बाउंड्री टच नहीं करती है, दैट इज मणिपुर। बांग्लादेश, बांग्लादेश का मनी से तो कोई लेना देना है ही नहीं ना, इसलिए उसको टच नहीं करती है, ठीक है। किस किस के साथ टच करती है फिर उसकी स्टेट बाउंड्री, दैट इज मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आप यहाँ ना एक चीज याद रखना कि म्यांमार जो मिजोरम है वो म्यांमार के साथ भी बाउंड्री टच कर रही है और बांग्लादेश के साथ भी, ठीक है। मिजोरम, 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 बांग्लादेश। अगर हम इसका कुछ बांग्ला मेघा त्रिपुरा, which among the following state does not form its boundary with Bangladesh, again same question। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, नहीं रिपीट नहीं हुआ, क्वेश्चन वही है लेकिन इसने फिर स्टेट्स यहाँ पे चेंज कर दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट फॉर्म बॉर्डर विद पाकिस्तान, ठीक। अब एक बात बताओ यार, मतलब पीवाईक्यू करवाने का सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको कुछ पीवाईक्यू करा दूं और वो एग्जैक्ट आपको कॉपी पेस्ट मिल जाए और वहां बात खत्म हो जाएगी। अब अभी हमने जितने पीवाईक्यू 3-4 पढ़े हैं, जैसे ये पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, ये वाला ये म्यांमार के लिए, तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि इन पीवाईक्यू को करने से हमें ये पता चलता है कि हमें इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया की जो बाउंड्री है, स्टेट्स की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो किन इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ मिलती है ना। इससे हमें यही तो पता चलता है ना कि हमें ये याद करना पड़ेगा। अब मान लो उसने श्रीलंका के बारे में नहीं पूछा है ना, श्रीलंका से वैसे कोई स्टेट नहीं लगता है, लेकिन वो उसका पूछ लेगा आसपास का एरिया की, मतलब पाक ऑफ स्टेट ये सब पूछ लेगा ना, कौन सी साइड के जो एरिया है कोस्टल वाले स्टेट्स पूछ लिए उसने, तो वो ऐसे पूछ लेगा। यानी इससे अब हमें ये पता चलता है कि हमें जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर किस स्टेट से लगते हैं किससे नहीं, वो हमें याद करने चाहिए और करने ही चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखो पाकिस्तान के साथ आप खुद देखो कौन कौन सा लगता है। जम्मू कश्मीर तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर लगेगा, ठीक है। पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, ये 3 तो लगते हैं, तो पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है, हरियाणा नहीं लगता, क्योंकि ये तो लैंड लॉक्ड है ना, हरियाणा तो बीच में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नंबर 41 हम देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय इंटरनेशनल बाउंड्री इन 3 साइड्स। यानी इनमें से कौन सा एक स्टेट है जिसको कोई एक इंटरनेशनल बाउंड्री 3 तरफ से घेरी हुई है, यानी कोई एक देश जिसकी 3 तरफ से इसकी बाउंड्री लगती है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा।
आप इसको वैसे याद कर सकते हैं मतलब ट्रिक से कि त्रि मतलब 3 होता है ना, तो त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। कौन से देश से 3 साइड से घिरा हुआ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 साइड से वो इसको मतलब सराउंड करता है, घेरता है। नॉर्थ में बांग्लादेश है इसके, साउथ में बांग्लादेश है इसके, और वेस्ट में बांग्लादेश है इसके। ठीक है? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक। और अगर आप देखोगे कि त्रिपुरा और किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, अगर स्टेट में देखोगे तो ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और त्रिपुरा इससे अलग मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एंड आसाम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू। अब यार देखो, दो बातें होती है। जैसे आपको पता है ना कि जो इंडिया की मेन कोस्ट लाइन है, जैसे मेनलैंड इंडिया जो है, जैसे जो हमारी बॉर्डर होता है, टेरिटोरियल बॉर्डर होता है, उसमें हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जो टेरिटोरियल बॉर्डर है, मान लो चाइना से हो गए, यहाँ पे आपको पता है कि कहाँ तक सीमा है, कहाँ तक सीमा नहीं है, वहाँ एक फिजिकल बैरियर है, तो वहाँ थोड़ा पता है कि ठीक है यहाँ तक है। ऐसे ही पानी में भी बॉर्डर वाटर मतलब पानी में भी बॉर्डर डिसाइड कर रखे होंगे ना, नहीं तो कोई भी तैर के आ जाए फिर ऐसे, अगर सिर्फ वो हो तो। इसलिए तो हमारी नेवी भी होती है ना, कि पानी में कहाँ तक हमारी नेवी डिप्लॉय होगी और बाकी देश की जो नेवी होगी कहाँ तक होगी, कौन लोग पानी से कहाँ तक आ सकते हैं, कहाँ पर कौन अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो उसी के लिए हर एक कंट्री के लिए ये है, उसी के लिए एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी यानी यूएन क्लोज बनाया गया। क्या बनाया गया? यूएन क्लोज बनाया गया। इसके अकॉर्डिंग कुछ लॉज बनाए गए, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्या बनाया गया? लॉ बनाए गए, जिससे कि गवर्नेंस अच्छे से हो सके, और मैरीटाइम जोन को, जो हमारा मैरीटाइम जोन्स होते हैं, उनको सही से डिवाइड किया जा सके, उनका बेसिकली सही से गवर्नेंस किया जा सके, उसके लिए ये लॉ लाया गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया गया, जो वाटर होता है उसको, जो हमारा मैरीटाइम जोन होता है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है टेरिटोरियल सी, एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक होता है कंटिन्यूअस जोन। अब पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो इंडिया है उसका टेरिटोरियल वाटर जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है। इसका आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक। अगर ये 12 है तो ये बाकी क्या है, अब देखो होता क्या है। जैसे ये इंडिया की मेन लैंड होती है, ऐसे कोस्टल है, एरिया है, ठीक है, इसको तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। अब होता क्या है कि इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं, कितना जाते हैं? बेस लाइन से, इसको बेस लाइन भी कहते हैं ना, तो इससे अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स जाएंगे तो उसको बोला जाएगा टेरिटोरियल सी। क्या बोला जाता है उसको? टेरिटोरियल सी। फिर हम इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ से अगर 24 नॉटिकल माइल्स जाते हैं तो उसको बोला जाता है कंटीजुअस जोन। क्या बोला जाता है? कंटीजुअस जोन। यानी ठीक है। और फिर जब हम इसी सेल्फ लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स जाते हैं उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समझे? तो इंडिया का जो एकदम एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं वो होते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की सॉवरेनिटी होगी, इंडिया का ही आप कह सकते हो वहाँ एब्सोल्यूट राइट्स होंगे। कौन सी शिप्स आनी है, कौन सी नहीं आनी है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सब कंट्रीज़ का है। सब कंट्रीज़ अपने अपने इधर कोस्टल एरियाज़ में ऐसे ही वर्क करती है। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद हाई सी आ जाता है, उसमें कोई भी जा सकता है, मतलब वहाँ पे सबका अधिकार होता है, सबके राइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब अगली बार अगर ये पूछ ले कि जो कंटीजुअस जोन होती है, कंटीजुअस वाटर होता है, उस वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो उसका आंसर आप 24 नॉटिकल माइल्स लगा देंगे। और चांसेस है कि वो पूछ लेगा, जब उसने टेरिटोरियल वाटर पूछ लिया तो वो ये भी पूछ लेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सिक्किम? सिक्किम के कंटेक्स्ट में इन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है।
अब देखो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है 1975 इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया सॉरी सिक्किम आपको पता होगा कि 1975 से पहले अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है। वहाँ पे वो इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। 1975 के बाद ये इंटीग्रल पार्ट बना ऑफ इंडिया का बाय द 35th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये क्या बना, इंडिया का स्टेट बना, ठीक। 36th अमेंडमेंट एक्ट में इसको स्टेटहुड मिला। क्या मिला? पूरी तरह स्टेटहुड मिला। इट कंसिडर्ड एज अ हेवन ऑफ नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन, ठीक। तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, वैसे भी ठीक हो सकता है। और लेप्चा ट्राइब इज द मेन रेजिडेंट्स हियर, या ये ऑप्शन भी सही है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 3 माउंटेन रेंजेस विच डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया। अगेन वही मतलब वही बॉर्डर का ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इसने पूछा है कौन सी माउंटेन रेंजेस है जो डिटरमाइन करती है म्यांमार और इंडिया के बीच में क्या बोलते हैं उसको, इंडिया के बीच में जो डिटरमाइन करती है बॉर्डर। तो वो इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर इनमें से नहीं है तो और कौन सी होती है, तो उनका नाम है द अराकन योमा, नागा, चिन एंड लुशाई हिल्स, जिसको मीजो हिल्स भी बोलते हैं। मतलब ये बॉर्डर क्रिएट करती है इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। इसमें ये अच्छा, ये तो आप थोड़ा सा अपने उससे भी कर सकते हैं, इन कॉमन सेंस से भी। इसने ये सिटी दे दी है और वो उसको जोन पूछ रहा है कि कौन से जोन में वो लाई करता है। तो जैसे आपको पता है कि जो दिल्ली है वो दिल्ली कैसा है, सेमी एरिड एरिया है दिल्ली, अगर आपको पता होगा, है ना। दिल्ली बहुत सेमी एरिड है दिल्ली, ठीक है। मुंबई आपको पता है मुंबई में बारिश होती है तो वार्म ह्यूमिड है वो। जोधपुर क्या है, एरिड जोन है। और शिलोंग कैसा है, ह्यूमिड रीजन है। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया इज। इंडिया के कोस्टल स्टेट्स की कितनी संख्या है, कितने कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में? तो इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स है। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि हो सकता है वो कोस्टल स्टेट्स के नाम पूछ ले, बॉर्डर कंट्री, मतलब मैपिंग, आपको इंडिया की मैपिंग पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स है आपका, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला हो गया, और उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये आपके कोस्टल स्टेट्स है। और इसमें भी एक क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कोस्टल एरिया है वो सबसे बड़ा कंट्री का कौन सा है, तो दैट इज गुजरात। अगर लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट की बात करेंगे तो गुजरात हो जाएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके फर्स्ट चैप्टर के मैपिंग वाले जो क्वेश्चंस थे यहाँ से आपके सारे खत्म हो जाते हैं। और ये टोटली आपको पता होगा ये मेनली बेस्ड था पूरा मैपिंग पर। और मैपिंग में आपको इन क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया होगा कि मैपिंग में किस तरीके की आपको मैपिंग याद करनी है, कि आपको एक तो स्टेट्स याद करने हैं, और स्टेट्स में भी आप देखोगे, जैसे हमने क्वेश्चन देखे तो आप देखोगे नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं मेनली उनकी बॉर्डर इन्होंने पूछी है, मतलब उनकी बाउंड्री लाइंस कौन से स्टेट से लगती है वो पूछा है। दूसरा उसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि नदर्न स्टेट्स ये है जिनसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है ना। क्योंकि सदर्न स्टेट्स में तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती नहीं है, सी है मतलब सब, तो इसलिए क्वेश्चन वहीं से बन रहा है। एक तो आप स्टेट्स में नेशनल बाउंड्री किस मतलब इंटर स्टेट लेवल पे आप बाउंड्रीज याद करोगे, दूसरा आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बाउंड्रीज याद कर लेंगे हम। एक तो ये है, और एक आपने रेंजेस देखी कि कौन सी रेंजेस एज अ बॉर्डर काम करती है, अराकन, योमा, रखाइन रेंज ऐसे करके। तो इन क्वेश्चन से देख के आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस आए कैसे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने स्टेट्स के फॉर्मेशन की क्रोनोलॉजी पूछ ली,
कौन सा स्टेट कब बना उसके अकॉर्डिंग। स्टेट्स का एरिया पूछ के उन्होंने क्रोनोलॉजी दे दी कि मतलब ऑर्डर दे दिया कि कौन सा एरिया बड़ा है कौन सा एरिया में छोटा है स्टेट, ऐसे करके पूछ लिया उसने। उसने यूनियन टेरिटरी का भी एरिया पूछा, कौन सी यूनियन टेरिटरी बड़ी है कौन सी यूनियन टेरिटरी छोटी है। अंडमान एंड निकोबार हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है एज अ थीम। अगर आप देखोगे कोई भी पेपर उठा के देख लो तो अंडमान एंड निकोबार हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। तो अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड तो आप क्वेश्चंस कर ही लेना जो भी हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ही हम देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस सीरीज में एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक माई एफर्ट्स। सो थैंक यू, बाय।